हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्स एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट का लेक्चर नंबर 03 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें 4 केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करनी है। इस लेक्चर से पहले हमने 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए है, ठीक है, जिसमें से एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिसएसोसिएशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आज हम 4 और नई केमिकल रिएक्शंस लेके आए हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। सेकंड जो इस लेक्चर के अंदर कवर होगी वो होगी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जो थर्ड है वो अपनी रहेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ है वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये अपने आज के लेक्चर में इतनी जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने बताई है वो सारी की सारी कवर होगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। वैसे तो ये अपनी 5वीं केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और आज के लेक्चर के हिसाब से देखिए तो ये अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। नाम से पता चल रहा है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। जो रिएक्शन है जल्दी हो जाए, ठीक है, पलक झपकते ही हो जाए, उन्हें वो बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। जो थोड़ा टाइम ले, ठीक है ना, जैसे महीने ले ले, साल ले ले, ठीक है, कुछ मिनट्स ले ले, 2 घंटे ले ले, तो वैसे रिएक्शन होती है वो स्लो रिएक्शन कहलाएगी भाई। ठीक है, और फास्ट का मतलब है तुरंत, हाथों के हाथ वहाँ पे रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, जैसे देखो तो स्लो रिएक्शन आपको समझ में आ गई और फास्ट रिएक्शन आपको समझ में। देखो स्लो रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस in which the reactants combine and form products takes time of hours, months or years is called slow reaction. Those reactions in which the reactant combines and forms product takes time of hours, months, years is known as slow reaction. यहाँ पे क्या होता है कि जिन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मिलके और प्रोडक्ट बनाने के अंदर कुछ दिनों का टाइम लगे, कुछ घंटों का टाइम लगे या कुछ सालों तक भी लग जाते हैं किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के अंदर, ठीक है, वैसी रिएक्शन होती है वो स्लो रिएक्शन कहलाती है भाई। ठीक है, अब इसका जैसे इसका एक बड़ा एक फेमस एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो लोहा होता है उस पर जंग लगना। ठीक है, ये क्या है, स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो स्लो रिएक्शन कैसे है। ये देखो कि आयरन है, ठीक है, इसके साथ आपको ऑक्सीजन मिलाना है और वाटर मिलाना है। ठीक है, जब आयरन एक्सपोज होता है वाटर और एयर यानी ऑक्सीजन में, तब यहाँ पे रस्टिंग बननी स्टार्ट होती है और रस्टिंग बन के तैयार होती है फेरिक ऑक्साइड और डॉट H2O के अंदर। समझ में आ गई। अब इसको बैलेंस करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ लगाओ 4, यहाँ लगाओ 3, यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगा दो 6 और 6 का हाफ लगा दो वहाँ 3। ये लो बैलेंस हो जाएगी आपकी केमिकल इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल तरीका है। ऐसे देखो आप एक एक को करके फिर आप बैलेंस करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बोर्ड के अंदर याद रखो 4 3 2, यहाँ 6 6 का हाफ है 3। वाटर के अंदर ये याद रखो 6 6 का हाफ है 3 और यहाँ पे याद रखो 4 3 और 1 2। ठीक है, कैसे आयरन यहाँ पे 4, यहाँ आयरन 4। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं, 3 2 6 और 6 12। यहाँ कितने हैं, 3 2 6 और 3 ये इंटू 2 कितने हो गए 6 और 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो वहाँ भी 12 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 12 है, यानी 12 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है 12 है और यहाँ पे देखो कितने हैं, ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 6 है और 6 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन। यानी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन अपनी बैलेंस है। ठीक है, रस्टिंग आपको समझ में आ गया। रस्टिंग लगने में बहुत टाइम लगता है भाई, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होता है, फिर वाटर भी उसके साथ एक्सपोज होके और फिर रस्टिंग बननी स्टार्ट होती है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में एक और बात बताते हैं, इसमें एक नाम और आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है?
आयरन को रस्टिंग से बचाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो आयरन होता है उसके ऊपर या तो क्या की जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, जैसे जिंक की पॉलिश की जाती है, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि उसके ऊपर पेंट कर देते हैं कोई भी कलर वगैरह का, तो उससे क्या होती है, रस्टिंग रुक जाती है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कई बार आ चुका है भाई एग्जाम में, तो याद रखना है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। रस्टिंग को रोकने की जो प्रोसेस होती है भाई, पॉलिश करने से और जिंक की पॉलिश करने पे ये वगैरह और पेंटिंग करने पे, तो इस पे क्या होता है कि आयरन पे जंग नहीं लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गई भाई बात। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इमीडिएटली इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और कंबाइन होके वहाँ पे प्रोडक्ट बना देते हैं, इमीडिएटली तुरंत बना देते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है, जैसे कि H2SO4 ले लो और आप ले लो NaOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, Na2SO4 प्लस वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है। 10⁻⁻10 सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है भाई कि स्लो रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसके अंदर कंप्लीट होने के अंदर दिन, साल, महीने वगैरह लगते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लो। और फास्ट क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होके और इमीडिएटली प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, जिसके अंदर जो टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में वो 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो अपनी है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये आज के लेक्चर की सेकंड है एंड वैसे ओवरऑल 6th रिएक्शन होगी, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं इरिवर्सिबल क्या होती है, ठीक है। कंबाइनली पढ़ेंगे बाय डिफरेंस। सबसे पहले आप देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन, या फिर ओनली लिख दो, ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि केवल और केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर होती हो, ठीक है। जिसके अंदर रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर नहीं आ सकता, इसे बोलते हैं वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का आप यहाँ पे मीनिंग समझ लें भाई कि क्या होता है कि रिएक्टेंट एक बार अगर प्रोडक्ट में बदल गया तो वापस वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे ले लो दूध और दही का जमना भाई, दूध में जब अपन थोड़ी सी खटाई डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कर्ड यानी दही जम जाता है। अब आप वापस दही से दूध बना सकते हो क्या, ये नहीं हो सकता ना। तो वैसी रिएक्शन क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो, रिवर्सिबिलिटी ना हो, ठीक है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये लिख लेना भाई कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर तो चेंज हो जाते हैं, परंतु जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं हो पाते हैं। ये होता है या नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे ले लो, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को मिलाकर हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाती है और हीट करते हैं तो CO2 बनती है। जैसे कार्बन अपने वुड लकड़ियों में होता है और उसको जलाने के बाद राख बनती है और CO2 बनती है, ठीक है। अब वापस आप उससे लकड़ियाँ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट रहता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के। वैसे आप ये भी लगा सकते हैं, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो हीट करने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, गैस है ये भी, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ना जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं उन्हें बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनना कि ये केवल वन डायरेक्शन के अंदर होती है, वन डायरेक्शन के अंदर होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जो ये एरो है ना, ये इससे एक एरो से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ, देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी कि दोज रिएक्शंस इन विच
या फिर ऐसे लिख दो विच प्रोसीड बोथ द डायरेक्शंस इज नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या कर सके, प्रोसीड कर जाए, ठीक है ना, जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। देखो यहाँ क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकता है, कंडीशन है भाई सेटिस्फाई है, और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है वो अपने आप ही हो जाए, ठीक है, और हो सकता है कुछ गिवन सर्टेन कंडीशन लगाने पे भी वो हो जाए। अब जैसे भाई देख लो कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो वहाँ पे राख बनती है और CO2 बाहर निकलती है, क्या ऐसा होता है क्या कि बाद में वो वापस लकड़ियाँ बना सके? कोई कंडीशन लगा लो, कितनी ही कंडीशन लगा लो, वहाँ प्रेशर जो इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कुछ भी मिला दो, वापस लकड़ी नहीं बनेगी। समझते हो ना आप ये? तो यहाँ पे देखो ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कुछ गिवन टेम्परेचर पे, कुछ प्रेशर वगैरह पे, इस पे, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखना। इसके जैसे बड़े फेमस एग्जांपल हो गए, जैसे अपना ये है कि जो आइस है वो क्या कर सकती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और वाटर फिर वेपर्स के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसको पहले तो हाफ एरो ऐसे लगाया जाता है और फिर हाफ एरो ऐसे लगाकर इसको शो किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो यहाँ पे आप ऐसे लगा देना कि भाई आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और वापस वेपर है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और वाटर फिर आइस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यह आपने देखा होगा भाई, टेम्परेचर की कहानी है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करते जाओ और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। अब देखो आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर वाटर को वेपर में जब कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर वेपर है उनको वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रेशर देना पड़ेगा। भाई आप जब उसको कंप्रेस करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वेपर से वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वाटर को जब आइस में कन्वर्ट करोगे तो आपको टेम्परेचर एकदम लो करना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पे वापस आइस बन जाएगी। सेकेंड होता है अमोनिया का, ठीक है ना, N2 + H2 to gives 2 moles of NH3, ठीक है ना। यहाँ पे अमोनिया है और इसे हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है भाई, ठीक है ना, हेबर्स प्रोसेस, और ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या होती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बना सकते हैं, और वापस क्या हो सकता है, यहाँ पे अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर टूट सकता है, ठीक है। बैलेंस कर देना भाई, यहाँ 3 लगा देना, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है और वहाँ भी 2 है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, और हेबर्स प्रोसेस एक एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। अब एक बात और अपन यहाँ पे बताते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्लोज कंटेनर के अंदर होनी चाहिए, क्लोज कंटेनर के अंदर ये पूरी कहानी चलनी पड़ेगी। साफ साफ बात है भाई, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंटेनर है वो क्या करना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा, यानी बंद कंटेनर होना यहाँ पे आवश्यक है। जैसे आइस, आप जब वाटर से जब आप आइस बनाते हो तो फ्रीजर के अंदर रखते हो और फ्रीजर को बंद रखते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर है वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वाटर आपका वेपर बनाना है, ठीक है, वाटर से वेपर्स बनाने हैं तो भी आप ऊपर ढक्कन लगा के रखो, वहाँ अंदर वेपर्स भी बनते जाएंगे और साथ ही साथ है वेपर्स वापस से वाटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोज कंटेनर होना यहाँ की नेसेसरी कंडीशन होती है, जबकि यहाँ पे आपको क्लोज कंटेनर की कोई ज़रूरी नहीं है, क्लोज कंटेनर की आवश्यकता नहीं है, ये बिना क्लोज कंटेनर के भी रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है ना। लकड़ियाँ जलाते हो तो भाई कोई क्लोज कंटेनर के अंदर थोड़े जलाते हो, डायरेक्ट जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मेन डिफरेंस, ठीक है। कितने डिफरेंस लिख सकते हो आप यहाँ पे, सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे डेफिनेशंस, ठीक है। जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो एक डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होती है उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर अपन बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट तो हो जाते हैं और वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो दो ये हो गए आपके। फिर थर्ड आप लिख देना भाई ये रिप्रेजेंटेशन का, कि इसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
फिर आप ये लिख देना कि भाई इसको कराने के लिए क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ क्लोज कंटेनर की नहीं, ओपन में भी चलेगा। ठीक है, और दो दो एग्जांपल देने हैं भाई, बड़ी ठीक है, दो दो एग्जांपल दे देना, यहाँ पर इंप्रेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है ना, दो दो एग्जांपल दे देना और आपका यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भाई बहुत बार यहाँ पे डिफरेंस पूछ चुके हैं, तो ये आप जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने ये हो गई 7th, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कुछ यहाँ पे उग चुक हुई है और हमें न्यूट्रल करना है। ठीक है ना, ये मतलब है। तो यहाँ पे क्या क्या जाता है कि एसिड और बेस, ठीक है ना, यहाँ पूरी जो कहानी है वो किसकी है, एसिड और बेस की पूरी कहानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा पीएच का खेल हम समझाते हैं कि पीएच स्केल होता है, उसमें 1 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। 1 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। तो 1 से और 7 के बीच में जो भी मटेरियल या फिर जो भी कंपाउंड आते हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं, और 7 से जब 14 के बीच में जो भी आते हैं उन्हें बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो 7 है एग्जैक्ट ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब एसिड और बेस को आपको प्रॉपर मात्रा के अंदर मिलाना है, और मिलाने पर आपको पीएच है वो 7 लाने हैं। ठीक है, पीएच क्या करना है, यहाँ पे 7 लेकर आना है, और तब आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी, और उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कि व्हेन एसिड एंड बेस, कई बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऑलमोस्टली क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करके ही छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस reacts and form an salt of pH is equals to 7 is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे एक साल्ट बनता है, और वो साल्ट होता है वो उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आप याद रखना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपने सिलेबस में 3 ही है, एक तो है H2SO4, एक है HCl और एक है HNO3। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपके 2 ही है, एक है KOH और एक है NaOH। चाहो जिसकी रिएक्शन करा लो आप। ठीक है ना, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे देखो HCl प्लस NaOH, इनके ले लो, एक HCl ले लिया, एक NaOH ले लिया। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो NaCl और H2O होगा। NaCl का जो pH बनेगा यहाँ पे वो कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, सेकंड और भी जैसे एग्जांपल ले लो, HNO3 का ले लो भाई, HNO3 प्लस KOH, यहाँ पे जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा KNO3 प्लस H2O। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। और जो ये साल्ट बनेगा, ये साल्ट का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना ही दे रखा है आपके बुक के अंदर, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वह रिएक्शंस जिसके अंदर क्या हो, ऊर्जा है, यानी कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज लो, ठीक है, क्या लो, ग्लूकोज लो, और ग्लूकोज के अंदर जब आप वाटर मिलाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा रिलीज होगी भाई यहाँ पे। ठीक है ना, जो एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी।
और भी जैसे एग्जांपल है अमोनिया का ले लो, N2 प्लस H2 यहाँ पे अमोनिया बना देंगे, ठीक है। और अमोनिया यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो। इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होती है भाई, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, प्लस Q लगाना पड़ता है, ठीक है। Q या फिर यहाँ पे आप ऊर्जा लिख सकते हैं, सॉरी एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का तरीका कि पहले आप रिएक्शन लिखो जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, या तो उसे प्लस Q से रिप्रेजेंट कर दो या फिर प्लस एनर्जी लगा के भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होती है एक्सोथर्मिक। नाम में पढ़ा है EXIT, यानी एग्जिट करना, यानी एनर्जी को रिलीज करना। समझ में आ गई बात। सेकंड अपन चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है कि वह रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी ग्रहण की जाती है, ठीक है, अंदर ली जाती है एनर्जी, तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये भाई एग्जांपल ये लिख लेना, डेफिनेशन वैसे नोट्स में अपन दे दिए हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर ये इन सभी की डेफिनेशन दी हुई है। तो दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, वहाँ पे लिख देना एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यहाँ एनर्जी क्या होगी आपकी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ग्रहण की जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH4 मेथेन का आप रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। यहाँ पे CO2 प्लस H2O, भाई इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना हमने सिखा दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब यानी ग्रहण की जाती है, और जहाँ पर एनर्जी को ग्रहण किया जाता है वहाँ माइनस से के सिंबल से दर्शाया जाता है, -Q, या फिर आप यहाँ पे माइनस एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है भाई पूरा प्रोसेस है एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बट एकदम नॉर्मल सी डेफिनेशन से पूछते हैं, ठीक है। कई बार तो पूछते हैं, इनमें से अभी तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड में। तो देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है। एक्सोथर्मिक के अंदर तो होता है एग्जिट, यानी एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए भाई, ग्लूकोज के अंदर जब वाटर डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। जैसे कि मेथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे CO2 और वाटर, और साथ में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो उसको -Q या माइनस एनर्जी, या फिर यहाँ पे लिखा जाता है +Q और प्लस एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर अपने 4 रिएक्शन खत्म होती है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अपने आज 4 केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात कर ली है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आज यार 4 पढ़ ली है, और इससे पहले 4 हो गई है, तो अपनी 8 हो गई है टोटल। वैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को अलग अलग गिनते हैं, ठीक है, हमने भी गिना था। तो 9 रिएक्शन हो गई है। अब बचती है एक और रिएक्शन, उसका पर्टिकुलर लेक्चर आएगा जिसके अंदर में बहुत मजा आएगा, ठीक है। वहाँ पे हम आपको सिखा देंगे कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वो कैसे पहचानते हैं, कैसे इनको भाई मतलब गैस करेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे ढेरों एग्जाम्पल करेंगे जिसमें से आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए। फिर अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान, लव यू ऑल गाइस।